आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का जो NCERT हिस्ट्री का बुक है उसके 3rd चैप्टर के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, यानी काइंडशिप कास्ट एंड क्लास के ऊपर में। इससे पहले सबसे पहले आप सबको हम बता दें, सूचित कर दें कि जो विद्यार्थी हमसे नोट्स लेकर करके और NCERT बुक रख कर करके और मेरे साथ NCERT के हर वो लाइन को समझ रहे हैं, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है नहीं ना सर, आपके लिए बस फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो 12th क्लास के बोर्ड देना चाह रहे हैं। लेकिन हम इस चीज को मानते हुए आपको YouTube पे फ्री क्लास पढ़ा रहे हैं कि आपका अगला जो गोल है 12th के बाद वो है या तो BPSC या फिर UPSC या फिर कोई भी आप स्टेट PCS के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बिहार छोड़ करके यानी झारखंड के होंगे या उत्तर प्रदेश के होंगे तो आपका तो लक्ष्य जो है वो अधिकारी बनना है। तब हम आपके लिए बता दें कि अब जो है वो पहले के जो एग्जाम होते थे हर स्टेट PCS का, अब लगभग UPSC का पैटर्न हो गया है। अब ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि BPSC का 68वीं जो कट ऑफ आया है वो साफ तौर पे जाहिर कर दे रहा है कि पहले क्या होते थे कि जो पहले PT का जो एग्जाम होता था तो उसको हर वो बच्चे क्वालिफाई कर जाते थे कि जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस सबको लाइन बाय लाइन केवल पढ़ लेते थे। यानी उनको निचोड़ नहीं है। आप एंशिएंट में कोई भी स्त्री के ऊपर में बात कह दीजिएगा कि आपका कैसा थॉट है तो कोई उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन स्त्रियों से लेकर के फैक्ट्स वो रटे हुए हैं कि कब स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिया गया, किनके समय काल में कौन सुधार है, अंग्रेजों के काल में क्या क्या हुआ, ये बस एक लाइन रटे हुए हैं। वो भी PT क्रैक कर देते हैं। वो फंस जाते थे बच्चे कहां पे, तो मेंस में। लेकिन हम आपको थोड़ा सा सूचित कर दें और आप अपनी ऊर्जा और डबल कर लो कि अब क्या है कि अब PT में भी बच्चे फंस जाएंगे जो वन लाइनर होंगे। अब वही बच्चे फाइनल निकल पाएंगे कि जो पहले से ही इस कोई भी टेक्स्ट बुक या फिर NCERT को बहुत बढ़िया से पढ़ा हो, NCERT के लाइन बाय लाइन पढ़ा हो और पूरा, चूंकि NCERT में जो फैक्ट्स निकल के आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिस होते हैं, केवल फैक्ट्स नहीं होता है। तो आप जो हमारे साथ टाइम दे रहे हैं 12th क्लास में, इससे एक तो आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा आगे के एग्जाम के लिए, दूसरी बात 12th में आप बहुत बेहतर कर पाओगे। और जब इतना आपकी 12th में तैयारी रहेगा तो हो सकता है कि 12th में आपका मार्क्स थोड़ा सा कम आ जाए, 90-80 के बीच में रह जाए, या हो सकता है कि 90 से लेके 95 ही रह जाए। हालांकि 100 में 100 आना ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन फिर भी आप 90 से लेके 95 के बीच में हो सकता है कि आप अटक सकते हैं। लेकिन कई लोग बच्चा फैक्ट्स पढ़ लेगा जो हो सकता है कि 100 में 100 लिया सकता है या 98-99 लेकर के आएगा, लेकिन आप उनसे लाख गुना आगे रहेंगे, ये हमारा दावा है। तो बस हम यही कर रहे हैं कि आप अपनी ऊर्जा, आप अपनी तैयारी जो है इसी तरह से आप बढ़ा लेंगे तो आगे के एग्जाम आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। अब हर स्टेट PCS का धीरे धीरे पैटर्न जो है वो बदल रहा है। UPSC के बच्चे जैसे तैयारी करते हैं उसी तरह से आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा। पहले विदाउट NCERT पढ़े हुए जो बच्चे होते थे वो भी निकाल लेते थे, अधिकारी बन जाते थे, वीडियो वगैरह सब। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। अब हम लोग बात करेंगे आज के जो क्लास में, उसमें एक, चूंकि NCERT पढ़ा रहे हैं तो हर दिन आपको एक नया थॉट हम लोग दे रहे हैं। जब भी एंशिएंट पढ़ा रहे हैं तो एंशिएंट में मिडाइवल पढ़ाएंगे तो मिडाइवल में उसके पीछे का लॉजिक, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को हम आपको पढ़ाने का काम NCERT के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी कुछ बात नहीं है, सभी बात NCERT में लिखे हुए हैं, केवल आसान शब्दों में हम आपको एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके। क्योंकि NCERT पढ़ने का तरीका क्या है कि आप तो एंशिएंट पढ़ोगे तो एंशिएंट की ही बातें लगभग मिलेगी आपको, लेकिन एंशिएंट को मॉडर्न के साथ जोड़ करके पढ़ना, इसमें आपको मजा भी आएगा और इससे आपका थॉट भी जनरेट होगा। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को क्लास करते हैं और उसी पैटर्न को धीरे धीरे हम भी चाहेंगे कि और इसको बढ़ाएंगे। तो आज क्या सीखेंगे आप नया चीज, इसको पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहले तो आप जानेंगे कि अब तक जो पढ़ते आ रहे थे कि उच्च घर में किसी का जन्म हो गया, बोले तो एंशिएंट काल में, प्राचीन काल में अगर बात करें तो जिनका उच्च वर्ण में जन्म हो जाता था वो समाज में प्रतिष्ठित आदमी होते थे। लेकिन इसके अलावे में भी कुछ बातों के ऊपर में चर्चा करेंगे कि केवल उच्च वर्ण में जन्म लेने से आप गांव समाज में एकदम प्रतिष्ठित आदमी नहीं होंगे।
तो कैसे प्रतिष्ठित होंगे, इसके ऊपर में पहला चर्चा करेंगे। दूसरी बात याद रखेंगे महिला को लेकर के कि क्या महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राचीन काल में था, अगर था तो कैसे, न था तो कैसे, स्त्री को कहां कहां से धन आ सकता है और पुरुषों के धन आने का जो सोर्स है वो क्या रहा होगा प्राचीन काल के इतिहास में। तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट आज के वीडियो क्लास में बनेगा। इसके अलावा अगर बात कर ले, कहते हैं वर्ण एंड संपत्ति के अधिकार, यहां पर भी हम बात करेंगे उन सभी बातों को लेकर करके कि जहां समाज को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है और यहां पर एक बात यह स्पष्ट किया जा रहा है कि उच्च वर्ण के जो लोग हैं उनको संपत्ति का ज्यादा है भाई, उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टीज वगैरह है, और जो निचले वर्ण के लोग हैं जिसमें शूद्र वगैरह ये सब है उनके पास संपत्ति का अधिकार कम है। आखिर ऐसा क्यों, ध्यान रखेंगे, सबके ऊपर में कॉन्सेप्ट चलेगा। तो आइए वीडियो क्लास को हम लोग करते हैं शुरू। आज के वीडियो क्लास शुरू करें इससे पहले पिछले वीडियो क्लास के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होना चाहिए कि पिछले वीडियो क्लास में आप क्या पढ़े थे। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के ऊपर में पिछले 6ठा वीडियो क्लास था और उसमें पढ़ाए थे हम आपको चंडालों के बारे में। पूरा प्राचीन काल के चंडाल के इतिहास ही हम उठा करके रख दिए आपके सामने कि किस तरह से चंडालों को समाज में उनसे किसी तरह से स्पर्श तो दूर की बात है, यानी छुआना ठेकना तो दूर की बात है, उनको सामने से देखने पर भी लोग अपने आप को अपवित्र मानते थे, अपवित्र समझते थे धर्म के हिसाब से, नियम के हिसाब से। इसके अलावा बताए थे चंडालों को लेकर करके कि जब वो एक चंडाल बोधिसत्व की कहानी उसमें पढ़ाए थे कि जब वो बनारस के एक बार नगर में प्रवेश करता है और वो व्यापारी की लड़की को देखता है और व्यापारी के दुआरी तक वो आ जाता है, तो अंत में व्यापारी क्या करता है कि वो अपनी बेटी को चंडाल को सौंप देता है ताकि अगर अपनी लड़की को दे देंगे तो चंडालवा यहां से भागेगा, इसे नहीं भागेगा। यानी लोग चंडाल से बड़ा घृणा करते थे। इसमें कुछ जो है इतिहासकार जो है वो चंडालों को लेकर के क्या सोचते हैं, इनके भी थॉट को भी हम लोग रखे थे पिछले वीडियो क्लास में। इसके अलावे जो हमारा प्राचीन काल में नियम, रहने सहने का जो नियम का जो ग्रंथ है मनुस्मृति में चंडालों के क्या उल्लेख है, इसके बारे में भी आपको पढ़ाए थे कि कैसे वो किसी के मरे हुए जो लोग हैं जब वो मर जाते थे तो उनकर बर्तन है, उनकर वस्त्र है, वही सब उनको यूज करेगा। ये उनको करना नहीं होता है, ये नियम ही है समाज में कि आपको ऐसे ही करना है। उनको काम बांट दिए गए और उनके रहने सहने सबका एक दायरा बना दिया गया। वो चंडाल का इतिहास देखे कि बड़ा ही, चंडालों के इतिहास को अगर देखे तो बड़ा ही दयनीय स्थिति उनकी रही है समाज में, जो कि 4 वर्ण के वो अलावे माने जाते थे, उनको वर्ण में भी शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, तो वहां तक इतिहास आप पढ़े हैं। अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं, नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्रम से सबके पार्ट्स मिल जाएंगे और आपको प्लेलिस्ट से वीडियो देखना होगा, तब आपको इतिहास की खूबसूरती जो है वो समझ में आएंगे। अगर जहां तहां से देखेंगे तो कुछ समझ में आपको नहीं आने वाला है। अब हम लोग आगे के कड़ी को बताएं, जो एनसीईआरटी बुक रखे हैं उनको जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि बुक को फॉलो करके देखें तो ये आप 68 भागवन जो आपका इतिहास है 12th क्लास के, तो वहां 68 पेज नंबर निकालेंगे तो आपको इन सभी बातों के उल्लेख वहां मिल जाएंगे। तो आज का पूरा वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आप 68 पेज नंबर पढ़ेंगे, बाखूबी ढंग से आपको एनसीईआरटी की जो भाषाएं हैं वो आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आज का वीडियो क्लास शुरू करते हैं, काफी लेट हो गया है। जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा, ये ध्यान रखेंगे। इसमें आपको बात समझनी है कि पहले जैसा कि बताएं कि पहले क्या था कि जब उच्च वर्ण में कोई आदमी जन्म ले लेता था तो वो ज्यादा समाज में प्रतिष्ठित कहलाता था। जैसे अगर ब्राह्मण में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण थोड़ा समाज में ज्यादा प्रतिष्ठित है भाई। उसके अलावा क्षत्रिय में जन्म ले लिया तो वो किसी भी तरह की उसकी स्थितियां रहे, क्षत्रिय है भाई, तो प्रतिष्ठा समाज में ज्यादा है। लेकिन अब वैसी विचारधारा आपको नहीं रखना है। अब इस सब से माने जन्म से हट कर करके और समाज में प्रतिष्ठा कैसे होगी, तो सर संसाधन से होगी। सिंपल, टाइटल ही आपको सारा बात बता दे रहा है कि अब संसाधन का मतलब अगर आपके पास ज्यादा रिसोर्स है, अगर आप ज्यादा जो है कि धन पर या भूभागों पर आपका स्वामित्व है, आपका चलता है, कंट्रोल है, संपत्ति वगैरह ज्यादा है, तब समाज में आप प्रतिष्ठित माने जाएंगे। लेकिन ऐसे भी थॉट नहीं रखना है। फिर इसके
इसके भी एक अलग निगेटिव टाइप के पढ़ाएंगे कि और भी बातें होती है, लेकिन अभी जो बात बोल रहे हैं उसको अपने जहन में उतारना आप शुरू कर दीजिए कि अब बात वो नहीं है कि उच्च वर्ण में आप जन्म ले लिए तो आपकी जो प्रतिष्ठा है समाज में ज्यादा रहेगी। नहीं, अब आपके पास धन ज्यादा होगा तभी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बुक कह रही है कि जो सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जैसा कि बड़े बड़े महाजनपद, जैसे 16 महाजनपद के बारे में आप जानते होंगे, तो 16 महाजनपदों की जो राजधानियां होती थी वो राजधानियां धीरे 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 कर करके और बड़ी होने लगी थी। तो पहले से जो काम निर्धारित थे उसमें तरह तरह के नए नए काम आ गए थे और नए नए काम को करने वाले अलग अलग लोग, जैसे कुछ बात कर ले तो हम आर्थिक संबंधों पर जब विचार डालते हैं तो नए लोग कौन आ रहे हैं सर? तो भूमिहीन खेतीहर मजदूर। भूमिहीन कहने का तात्पर्य है कि उनकी अपनी भूमि नहीं है लेकिन वो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, तो वो खेतीहर एक तरह से मजदूर है। इसके अलावा शिकारी वगैरह आप जान रहे हैं, जीव जंतुओं का शिकार करेंगे, भोजन संग्रह करेंगे, ये शिकारी लोग हैं। मछुआरे जो है कि मछली वगैरह ये सब मारेंगे। इसके अलावा पशुपालक है, पशुओं को रखेंगे। ये किसान है, इनके पास थोड़ी सी भूमि होगा तो इनको भूमिहीन खेतीहर मजदूर कहना उचित नहीं है, जमीन जायदाद है ये किसान कहलाएंगे। इसके अलावा शिल्पकार है, ग्रामीण मुखिया है, गांव के मुखिया, या फिर आप राजा को ले लेंगे। ये सब जो है एक कह सकते हैं कि नायक के रूप में समाज में उभर करके आए थे और इनकी जो सामाजिक जो स्थान था कि कौन समाज में ऊंचा होगा और कौन समाज में नीचा, यानी किसकी प्रतिष्ठा जो है वो ज्यादा होगा समाज में और किसकी प्रतिष्ठा जो है वो कम होगा, ये सब डिपेंड किस पे करता था? तो ये सब डिपेंड करता था सर किस पे? तो संसाधन पे। जिसके पास ज्यादा संसाधन होगा वो प्रतिष्ठित कहलाएगा। आप देखे होंगे काफी सारे जो राजा हैं वो शूद्र थे, समाज के हिसाब से उनको राजा बनने का अधिकार नहीं था, यह भी बात आपको पढ़ाए थे, लेकिन वो ज्यादा संसाधन को इकट्ठा किए, वो कहीं ना कहीं एक अपने बहुत सारे लोगों को यानी समर्थन जुटाने में वो काबिल रह गए, समर्थन जुटाने में वो सफल रह गए और समर्थन जुटा करके फाइनल वो राजा बन जाते हैं। तो चाहे वो निचले भी कुल से आते थे, निचले भी वर्ण से अगर आते हैं तो समाज में वो प्रतिष्ठित होते हैं। उनके दरबार में ब्राह्मण भी आते थे, सर बात ना, उनके दरबार में नौकर चाकर काम करने वाला शूद्र है लेकिन उनके दरबार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सब लोगों का ढेर लगा रहता था। ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो बात हो गई कि केवल प्राचीन काल में भी ऐसी बात नहीं है कि कोई आदमी उच्च वर्ण में जन्म ले लिया तो उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा होगी। नहीं, जो ज्यादा समर्थन जुटा लिया उनकी भी प्रतिष्ठा जो है समाज में ज्यादा हो सकती है। तो ये तो रह गई बात कि जन्म के अलावे वाली बात। अब आगे एनसीईआरटी के टाइटल को हम समझते हैं तो यहां पर है कि संपत्ति पर स्त्री पुरुष के विभिन्न अधिकार। इसका मतलब आप समझ रहे टाइटल ही है कि जो संपत्ति होता है, जो भी सर संपत्ति होगा, धन वगैरह ये सब या फिर जमीन जायदाद जो भी होगा, तो उस पे महिला और पुरुष को लेकर के आपको सोचना है कि दोनों के अधिकार को लेकर के विभिन्नता है, यानी महिला को कुछ और पुरुष को कुछ, एक समान अधिकार महिला और पुरुष दोनों को नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे पुरुष और महिलाओं के बीच। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक बुक वगैरह में आप देखेंगे तो एक डायग्राम में घेर करके एक हिस्टोरी मिलेगा और उस हिस्टोरी को हम आपको शॉर्टली बता दे। कहते हैं कि जो पांडव वगैरह में महाभारत में कौरव और जो पांडव थे जिनके बारे में आपको पढ़ाए थे, तो वहां पे याद रखेंगे कौरव के तरफ से जो श्रेष्ठ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम दुर्योधन है। ये ध्यान सुनेंगे, उसका नाम क्या है? दुर्योधन। और जो पांडवों के तरफ से जो श्रेष्ठ पुत्र थे उनका नाम युधिष्ठिर थे। और कहते हैं कि दोनों के बीच में तो उत्तराधिकारी को लेकर के संघर्ष हो रहा था कि अगला राजा कौन बनेगा, कौरव के तरफ से कि कोई पांडव के तरफ से आएंगे। तो इसको लेकर करके और एक दिन संघर्ष हो ही रहा था और दुर्योधन जो है वो एक तरह से युधिष्ठिर को ये चैलेंज कर दिया, ललकार दिया, चुनौती दे दिया कि आइए, मैंने एक खेल के लिए आमंत्रित किया। एक तरह से यही समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दुर्योधन खेल के लिए आमंत्रित कर रहा है किसको? तो युधिष्ठिर को। और वो खेल है द्रुत कीड़ा। अब देखिए कितना बढ़िया एनसीईआरटी में वर्ड होता है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं और लाइन बाय लाइन उसको रंग करके पढ़ के पार कर जाते हैं। अब यहाँ पे बात लिखेगा द्रुत क्रीड़ा। अब ये द्रुत क्रीड़ा का मतलब समझेंगे, आप संस्कृत में पढ़े होंगे कि क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, सर बात। और यहाँ द्रुत का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे बुक्स में भी आप जब पढ़ेंगे 68 पेज निकाल के आपके पास बुक होगा तो इसको सुधार करके, सुधारना नहीं है, यही चीज ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिएगा कि जुआ का खेल, सर बात ना, ताकि आपको समझने में
आसान हो जाएगा। तो जुआ के खेल के लिए दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बुलाया, भाई आमंत्रित किया, और युधिष्ठिर भी पूरा गया जुआ खेलने के लिए। अब कहते हैं कि जुआ के खेल में युधिष्ठिर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। बढ़िया से समझेंगे बात को, एनसीईआरटी में लिखते हैं बात को कि युधिष्ठिर ने दुर्योधन से लगभग चीजें हार गए, सब कुछ दांव पे लगा दिया। इन्होंने जितने इनके पास में सोना है या फिर इनकी हस्तियां हैं, हस्ती के अलावा जो भी दास है, दासियां हैं, सेना है, राज्य है, और एक ध्यान रखेंगे सहपत्नी। सहपत्नी का मतलब हो गया कि युधिष्ठिर के और भी 4 गो भाई है, जैसे अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, ये 4 पांडवों में से न है, और एक युधिष्ठिर लगा के 5 गो पांडव कहलाते हैं। लेकिन पांडव में बड़ा युधिष्ठिर है। तो ये सहपत्नी का मतलब हो गया कि 5 की पत्नियां, बाकी अन्य भाई की भी इनकी जो पत्नियां हैं, और 5 की पत्नियां कौन है? तो द्रौपदी है। ये ध्यान रखेंगे, पांडवों की जो पत्नी है वो कौन है? तो द्रौपदी है। अब ये सहपत्नियां यानी द्रौपदी जो है वो सभी भाइयों की पत्नियां हो गई, और ये सहपत्नी बोले तो द्रौपदी को भी ये दांव पर लगा दिया। कौन जी? तो युधिष्ठिर। बात समझ में आ गई आपको? अब ये जब दांव पे लगाया तो अब क्या है? तो थोड़ी सी बुक का हम सहारा लेते हैं। यहां पे कहते हैं कि अब द्रौपदी के प्रश्न होता है। ये 2 प्रश्नों को थोड़ा करीब से एकदम बढ़िया से ध्यान लगा के कंसंट्रेट करके सुनिएगा कि द्रौपदी ये कह रही है और प्रश्न क्या कह रही है। थोड़ा हम इन पे भी विचार करते हैं। द्रौपदी का पहला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। सवाल किससे करेगा? युधिष्ठिर से करेगी ना, द्रौपदी इसी की पत्नी है। पहला सवाल ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि प्रथम यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। ये ध्यान से सुनेंगे। पहला एक द्रौपदी के तरफ से सवाल क्या आ रहा है कि यदि जो है आप अपने आप को खुद पहले दांव पे लगा चुके हैं, आप हार गए हैं अपने आप को, उसके बाद जो है आप हमें दांव पे लगाए हैं, तो चलिए ये कोई दिक्कत नहीं, ये कोई अनुचित बात नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, ये लड़की अनुचित नहीं है, और तर्क भी दे रहे हैं कि क्या भाई? तो हमेशा पत्नी के ऊपर में पति का ही अधिकार होता है। पत्नी का अधिकार पति के ऊपर नहीं होता है, पत्नी के ऊपर में पति का ही अधिकार होगा। ये द्रौपदी कह रही है किसको भैया? तो युधिष्ठिर को। एक बात समझ में आ गया? तो इससे पता चलता है कि महिला की स्थिति थोड़ी सी समझ सकते हैं। दूसरी यहां पे ध्यान सुनेंगे, दूसरा यह है कि दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता है। दूसरी बात निष्कर्ष ये भी निकल के आ रहा है कि अगर कोई भी पुरुष किसी के दास्ता को स्वीकार कर लेता है, गुलामी को स्वीकार कर लेता है, किसी का गुलाम हो जाता है, तो गुलाम है ना। अब गुलामे है तो अब गुलाम के पास कुछ है ही नहीं, कुछ रह ही नहीं गया है कि वो किसी से हार जाए। तो यहाँ पे 2 बात निकल के आ रहे हैं कि भाई एक तो ये कह रही है ये द्रौपदी युधिष्ठिर से कि क्या पहले तुम खेल खेल रहे थे तो पहले खुद को हार गए हो? अगर खुद को हारने के बाद हमें दांव पे लगाए हो तो पहली बात को ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉजिटिव चीज निकल के आ रहा है कि हमेशा पुरुष का पत्नियों पर अधिकार होता है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी बात, जब खुद को अगर हार ही गए हैं तो तुम उसके तो अब गुलाम हो गए, दासी के समान न हो गए जी, दास के समान न हो गए हो। तो जब तुम दास हो गए हैं तो अब तुमको कुछ हारने का अधिकार नहीं है। अब यहां पे निष्कर्ष निकल करके आता, लेकिन निष्कर्ष न निकलने का पीछे का वजह यही है कि दुर्योधन के जो पिता थे जिनका नाम धृतराष्ट्र है, वो धृतराष्ट्र ने, चूंकि इस सब तो भतीजे में लग गया धृतराष्ट्र के ना, उनके भाई पांडु के ही तो ये सब 5 लड़का है ना, तो धृतराष्ट्र जो थे ये सभी के संपत्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो पुनः लौटा दिए। समझ रहे बात ना? तो यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं निकल गया कि अब आगे की बात आपको पढ़ाई जाए। तो ये तो चीजें थी जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। दूसरी बात अब ध्यान से सुनेंगे, इसके अलावे मनुस्मृति के कुछ बात पर हम लोग कर ले। मनुस्मृति के हिसाब से संपत्ति को लेकर के कि महिला और पुरुष को लेके, तो कहते हैं कि जो पैतृक जायदाद होते हैं, जायदाद का मतलब आप जानते होंगे कि माता पिता के द्वारा जो भी जीवन काल में बनाई गई जो संपत्ति होगा उसको लेके,
तो माता पिता के जो भी संपत्तियां होते हैं, जब माता पिता की मृत्यु होगा उसके बाद ये फरियाद दिया गया है मनुस्मृति में कि माता पिता के जीते जी नहीं, वो अगर जीते जी इच्छा के अनुसार अगर पुत्रों में बांट देते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन फाइनली पुत्रों को अपने पिता का यानी पैतृक संपत्तियों पे तब अधिकार होगा जब उनके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी तब। और माता पिता के मृत्यु के बाद जो संपत्ति है उसका बंटवारा लगभग सभी पुत्रों में होगा। लेकिन एक बात नोट करने वाला है, किंतु एक बात आपको ध्यान रखना है कि यह भी फरियाद दिया गया है मनुस्मृति में कि जो भी अगर माता पिता के जो श्रेष्ठ पुत्र होगा उसको विशेष अधिकार होगा। ये ध्यान रखेंगे। जैसे एक पिता के अगर 4 लड़के हैं जी, तो 4 गो में तो संपत्ति मम्मी बाबा जी वाला बंटवे करेगा, लेकिन अगर ये लड़का श्रेष्ठ है, बड़ा बेटा है, तो इन तीनों से थोड़ा सा इसको ज्यादा अधिकार मिल सकता है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये मनुस्मृति में उसका उल्लेख है। ठीक है यहां तक। लेकिन जब हम स्त्रियों के ऊपर में बात करते हैं तो स्त्री के ऊपर में सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिता के संपत्तियों पे, माता पिता के संपत्तियों पे स्त्रियों का कोई अधिकार जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे 7 लिखे हैं जी और यहाँ पे 6 लिखे हैं। यहाँ थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राचीन काल में ये कि पुरुष को कहां कहां से जो है वो संसाधन आते थे, यानी कहीं न कहीं संपत्ति कहां से पुरुष अर्जित कर पाते थे और महिला को कहां से संपत्ति अर्जित होते थे। तो इसको लेकर के लगभग 6 ऐसे स्रोत माने गए हैं कि जहां से पुरुष की संपत्ति आते थे, और 7 ऐसे स्रोत माने गए हैं जहां से पुरुष का संपत्ति आते थे और महिला को अगर कहीं से संपत्ति आते थे तो वो 6 सोर्स है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे पुरुष और स्त्री को लेकर करके, तो जो भी अगर विरासत वाला जो संपत्ति आते थे पुरुषों के लिए, विरासत जैसे अगर मम्मी पापा की मृत्यु होने के बाद मिल जाए, ये विरासत के रूप में मिल सकता है, या फिर उसके जो भी सगे संबंधी वगैरह है वो दान वगैरह देते हैं, किसी तरह से भेंट वगैरह देते हैं, गिफ्ट वगैरह, वो भी पुरुष का एक स्रोत है। इसके अलावा बहुत सारे चीज हो सकता है, या फिर कहीं से खोज कर करके या जीत कर करके लाया हो, तो वो जो संपत्तियां होगा वो पुरुष का एक स्रोत के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से 7 जो है वो पुरुष के पास संपत्ति आने के स्रोत माना गया है और 6 जो है वो स्त्री के पास आने का माना गया है, और उसी को कहते हैं सर स्त्री का धन कहते हैं। जैसे महिला के पास में आने का स्रोत क्या है, तो इसके तो सबसे पहले कि माता और पिता की संपत्तियों पे लड़की का कोई अधिकार नहीं है, ये सामाजिक रूप से। लेकिन अब ये बात याद रखेंगे, जब भी लड़की का विवाह होता है तो विवाह के दौरान जितने भी भेंट दिए जाते हैं, जो भी उपहार वगैरह दिए जाएंगे, इन सभी उपहारों पे केवल स्त्री का अधिकार होगा। ये भी बात फरियाद दिया गया है कि जैसे मान लेते हैं, अभी भी देखेंगे ये चीजें होता है मॉडर्न टाइम में, कि अगर लड़की के पलंग मिल रहा है, फ्रिज मिल रहा है, गोदरेज मिल रहा है, जो भी चीज मिल रहा है संपत्ति उसका, तो उस पे केवल महिला का ही अधिकार है। ये पहले के नियम के हिसाब से बता रहे हैं। अभी यही परिणाम देखेंगे कि जब हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई होगा तो तुरंत जो है कि फ्रिज से पानी नहीं पिए देगा अपने हस्बैंड के, और दरवाजा बंद कर देगा और कहेगा कि तुम ही खरीदे हो, ये हमारे बाप दिया है। समझ बात है ना। अगर पलंग है तो अपन हस्बैंड के नीचे बेड लगा देगा और कहेगा ये तोरे पलंग देवल है, ये हमर जैसे कि मम्मी पापा दिए हैं। तो लड़की को जो भी संपत्ति शादी के दौरान दिया जाता है उन पर केवल लड़की का अधिकार है। अब वो चाहे तो अपने पुत्र को दे सकता है, लेकिन उसके बिना मर्जी के उसके पति का अधिकार नहीं है। ये नियमता बात रह गई। चलिए ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावे भी अगर हम बात कर ले तो एक बात पर नोट करना है कि बहुमूल्य धन को लड़की जो है वो किसी भी बहुमूल्य धन को बिना पति के आज्ञा के दौरान उसको संचय यानी जमा नहीं कर सकती है। ये ध्यान रखेंगे कि अगर आज के देखेंगे कि सब महिला जो है से कि पॉकेटमार होती है, अगर हस्बैंड उधर से कमा के आया है और डेली 1000-2000 लेके आता है, तब पहले शर्ट टंगाई से पहले ओकर बगली चेक होता है और पैकेट से अगर मिले 1000 या 1100-1200 तो 250 रुपया 100 रुपया लुका करके छांट के और एक दिन ढेर पैसा बना करके कुछ नथिया बुलकिया बना लेती है या पैसा जमा कर लेती है। कौनो तो लेके पैसों सरक जाती है। तो ये बिना जो है पति के इजाजत के बिना
महिला जो है बहुमूल्य जो भी धन संपत्ति होगी उनको वो जमा करके नहीं रख सकते हैं। इसके लिए उनको पति को बताना होगा और या तो पति कहेंगे तब वो रख सकती हैं। तो ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, ये बातें जो है वो मनुस्मृति में उल्लेख है। इन सभी से पता यही चलता है कि स्त्री और पुरुषों के बीच में सामाजिक हैसियत में कहीं ना कहीं शर्त क्या था, तो विभिन्नता था। ठीक है, लड़का और लड़की को एक समान अगर अधिकार की बात कर ले संपत्तियों के ऊपर में तो वो एकदम नहीं था, ये साफ जाहिर होता है। ठीक है, दोनों में विभिन्नता देखा जाता है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, नोट में ध्यान रखिएगा कि प्रभावती गुप्ता है और प्रभावती गुप्ता को अपने पिता के संपत्तियों पर अधिकार है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटी है जिसका नाम प्रभावती गुप्ता है, वकाटक नरेश से हम बताए थे आपको पिछले के स्टोरी में। तो उनको लेके कहा जाता, तो कुछ इतिहासकार ये भी तर्क देते हैं कि ऐसे नहीं थे कि सभी समाज में, जैसे समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था तो सब वर्ण में महिला की स्थिति ऐसी दयनीय नहीं थी। किसी उच्च वर्ण की बात करते हैं इतिहासकार कि उच्च वर्ण के जो महिलाएं होते थे उनको विशेष जो है वो संपत्ति का अधिकार होता था, वो अलग अलग चीजों पर अपना दावा कर सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति दयनीय महिलाओं के जो थी वो निचले वर्ण के जो लोग, निचले वर्ण के जो आदमी है उनमें महिला की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे आते हैं, थोड़ी सी बात और है, जल्दी जल्दी देखेंगे। वर्ण और संपत्ति के अधिकार, इसको फटाफट से देखेंगे। कहते हैं कि 3 उच्च वर्ण की जो पुरुषे होते हैं, ये ध्यान रखना है, 3 जो है जो उच्च वर्ण के जो भी पुरुष होते हैं, क्योंकि काम तो पुरुष ही करेंगे जहां से इनकम का सोर्स वगैरह ये सब आए, तो उसके लिए जो जीविका था वो सर कहीं ना कहीं वो संभावना व्यक्त होता था कि भाई उनके चूंकि काम तय कर दिए गए थे। आपको बताए थे पिछले वीडियो क्लास में, अभी टाइटल देखेंगे कि वर्ण और संपत्ति के अधिकार। नहीं समझ में आ रहा है आपको? तो आपको यह समझना है कि उचले जो वर्ण के लोग हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा समाज में संपत्ति का अधिकार है, उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी वगैरह है। अब अभी देखें कि संपत्तियां तनी ज्यादा होगा तो उनका प्रतिष्ठा समाज में ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा आखिर क्या है? तो इतिहासकार कहते हैं कि जो 3 वर्ण थे, ऊपर के 3 वर्ण इसीलिए लिखे हैं उच्च वर्ण, सर्वबाद, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र नहीं, शूद्र तो नीचे क्या आता है। तो ऊपर के 3 वर्णों के लिए जो जीविका थी उसकी संभावना थी, माने उनको काम एकदम तय है। जैसे ब्राह्मण का काम जो भी है यज्ञ वज्ञ कराना, दान वगैरह ये सब लेना, तो इनकी तो संभावना है, रेगुलर नेचर का है भाई, कहीं ना कहीं यज्ञ त्यज्ञ होते रहेगा। प्राचीन काल में तो और ज्यादा यज्ञ वगैरह होता था, पूजा पाठ, अलग अलग कर्मकांड वगैरह आ गया था। तो ये अपना रेगुलर नेचर का सोर्स बना लिए थे ब्राह्मण, इनकी जीविका लगभग फिक्स के तौर पर था। दूसरी बात कर ले तो क्षत्रिय जैसे सेना में रहेंगे या राजा रहेंगे तो इनकी भी जीविका निर्धारित है। और तीसरा जो है वो वैश्य है, उनकी भी जीविका निर्धारित कर दिया गया था कि वैश्य लोग या तो गौशाला रखेंगे, गौशाला वगैरह, गाय भैंस वगैरह ये सब पालेंगे, चराएंगे, जो भी काम है। इसके अलावा वो खेती करेंगे, कृषि कार्य कर सकते हैं और कृषि के अलावा वो व्यापार कर सकते हैं। तो ये तीनों काम निर्धारित कर दिया गया वैश्यों को लेकर के। तो जिनका काम निर्धारित है बताइए वो समाज में अच्छे संपत्ति रख पाएंगे, और जिनका कोई काम निर्धारित नहीं है, शूद्र का कोई काम निर्धारित नहीं है, शूद्र का यही काम निर्धारित है कि आप बाकी तीनों वर्णों का आपका सेवा करना ही मेन धर्म है, और यही पूरा कर्तव्य उसको बता दिया गया। तो इसका तो कोई काम निर्धारित नहीं है, इसका काम है कि इससे ऊपर के जो 3 वर्ण है उसका सेवा करना। आप मान लेते हैं कि सेवा क्या है भाई, तो कोई आदमी मर जाएगा तो तुम पतल उठावे चलना, तो ये सेवा है। कोई आदमी मर जाएगा तो विधि है कि 10वां के दिन बाल कटा लेना है, तो आओ तो अस्तूरा से बाल एकरा छील छोल दे, तो ये जो हो गया आपका सेवा है। अब क्या करो ही, अगर दिया चूका के जरूरत होगा तो चलिए आप दिया चूका बना लीजिए, तो ये आपका सेवा है। 3 वर्ण जो चीज कहेगा वही तुमको काम करना है, लेकिन वो क्या कहेगा तुमको क्या करना है ये पहले से फिक्स नहीं है। तब बताइए, जाहिर सी बात है कि जरा रेगुलर नेचर का काम फिक्स है, ओकरा रेगुलर पैसा आ रहा है, और शूद्र के काम कोई फिक्स नहीं किया गया है, तो इसकी समाज में स्थिति अच्छी होगी या खराब रहेगी? खराब रहेगी। आप पता चल रहा है कि तू चाक ले लिया, चाक करवाते करते कल तोरा हो सकता है कि दूसरों काम दे दिया गया,
तब कैसे करेंगे? तो ये तो बाद में ना बढ़ते चला गया, धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी, आवश्यकता बढ़ने लगा, तो एक कैटेगरी ही निकल के आ गया कि चलो तुम नाई हो जाओ, शूद्र टूटने लगेगा और एक को स्पेशली जाति में चेंज कर दिया जाएगा कि तुम नाई हो जाओ, तुम केवल बाल वगैरह ये सब बनाने का काम करना, तुम केवल चाक चलाने का काम करना, चलो तुम कुम्हार हो जाओ। ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसमें और आवश्यकता के अनुसार से इसका सब डिवीजन, सब क्लास कर सकते हो आप, कास्ट वर्ण टूटने लगेगा और कास्ट में चेंज हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्थिति किसका होगा? तो ऊपर के ही 3 वर्ण का, तो वर्ण के हिसाब से संपत्ति। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, कई बार ये भी देखा गया है सर, आपको ये भी अपवाद लेकर के चलना है कि कहीं कहीं साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण भी निर्धन मिले हैं। ब्राह्मण भी बहुत सारे स्रोतों में पता चलता है कि ब्राह्मण बड़ी गरीब होते थे, ठीक है, तो ये भी एक बात ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जन्म पर आधारित जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, इसको लोग तो मानते हैं, लेकिन कौन लोग नहीं मानते हैं? तो अब प्राचीन काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात कर ले तो बौद्ध वाले आ गए हैं और बौद्धों ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये ध्यान से सुनेंगे, इस तरह से बौद्ध वाले कभी स्वीकार ही नहीं किया कि ये चारों वर्ण जो है एक समानता पर आधारित है, इसमें कोई छुआछूत नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें अपना लॉजिक दिया, उस क्या है नहीं है वो अगले वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा आपको पहले समझाने के लिए जब हम आगे कोशिश किए तब वीडियो का लेंथ बढ़ गया है। तो यदि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक कमेंट कर दिया कीजिए। वीडियो अगर कमेंट आप इसलिए कीजिए कि अगर कोई परेशानी है तब आप नया पैटर्न क्या चाहते हैं, किस हिसाब से आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, अपनी राय भी जरूर आप देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कुछ मनोबल बढ़ाने वाली बात लिखे, ताकि हम और बेहतर कंटेंट में इंप्रूवमेंट कर करके आपको बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।